जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, उससे पहले भी मेरा ये मानना है कि राम नाम प्रचलित होगा, बहुत फेमस रहा होगा, बहुत ही पवित्र माना हो गया, तब जा करके राजा दशरथ जी ने उनके बेटे का नाम कि आपको रील्स बनाना और महंगे महंगे मोबाइल लाना, मेरा ये सस्ता सा मोबाइल हो। वो सांसद हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कई सारे एलिगेशंस आपको सुनने को मिलते हैं कि अरे इनका तो भाई है, पहुंच होगी इसलिए। 5th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए मैट्रिक्स लाया है 100% तक की स्कॉलरशिप और कैश प्राइजेस जीतने का मौका, इसके साथ ही एक शानदार सिंगापुर ट्रिप। तो आज ही रजिस्टर करें मैट्रिक्स ओलंपियाड में, वो भी कंप्लीटली फ्री। रजिस्टर नाउ। राजकुमार जी के सांसद बनने के बाद विधानसभा में भी इस तरह का मुद्दा उठा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है ना, और ये काफ़ी मतलब बहुत बहुत बहुचर्चित ये एक सेंटेंस, ये एक फ्रेज़ हो गया है जिस पर अलग अलग तरह की टिप्पणियां लोग दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आपके समाज से जो लोग आते हैं उनके नाम आप देखेंगे कि राम के नाम पर उनका नाम है, कृष्ण के नाम पर उनका नाम है। तो जब एक तरफ ये स्टेटमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और एक तरफ नाम इस तरह से हैं जो हिंदू देवी देवताओं से प्रभावित हैं या उनके नाम पर हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसे बच्चों के नाम रखते हैं, चाहे वो सिनेमा से प्रभावित हो, है ना, कियारा, लड़कियों के नाम कियारा रखते हैं, और ऐसे ही कुछ मिलते जुलते नाम रखते हैं जिनका हमारी हिंदू डिक्शनरी में, मतलब हिंदी की डिक्शनरी में कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ। जब बड़े आप इमेजिन कीजिए कि 8-10 सालों बाद, 20 सालों बाद जब बड़े पैमाने पे लड़के लड़कियों के इस टाइप के नाम हो जाएंगे, तब कोई अलग कैटेगरी के, अलग धर्म के लोग ये बोलेंगे कि भी आपके तो हिंदू वाले लिखते हो कॉलम में, लेकिन आपके नाम तो हिंदू वाले है ही नहीं, बचे ही नहीं है, आप हिंदू है ही नहीं, आप किसी और रिलीजन के। तो उस टाइम अजीब लगेगा ना थोड़ा सा। इसी तरीके से जो एसटी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर पहले नाम होते थे, जैसे सोमवार को जन्म लिया सोमा नाम हो गया, लड़की हुई तो सोमी हो गया, मंगलवार को जन्म हुआ है तो लड़के का नाम मंगला हो गया, लड़की का मंगली हो गया, इस टाइप के नाम होते थे। लेकिन पहले जो जंगल ज़्यादा थे, यहाँ जंगलों में रहते थे, तो उनकी संस्कृति क्या है कि एक सीमा में बंधी हुई थी। जैसे जैसे लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वो कॉपी करते हैं। जैसे हम आज साउथ इंडियन डिशेस, इडली डोसा, खान पान में भी हम कॉपी करते हैं ना, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारे खान पान में है नहीं ये। लेकिन हम ये जो ग्लोबलाइजेशन, हाँ, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, तो उसमें कई सारी संस्कृतियाँ मिक्स हो गई। जैसे हमने आज कपड़े पहने, आपने जो पहने, मैंने पहने, वो हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, लेकिन हमने बाजारवाद जो होता है ना, वो संस्कृतिकरण का एक जरिया होता है, बड़ा मुख्य जरिया होता है। तो ये लोग भी जब दूसरे लोगों से मिले होंगे, खास करके अंग्रेज़ों के ज़माने में जब रेल आई, परिवहन बढ़ा, तो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना हुआ तो कॉपी किया होगा। अदरवाइज पहले एसटी के नाम वार के नाम पे ज़्यादा होते थे, जैसे बुधवार को हुआ जैसा आप बदा, बताया, हाँ। बदी, है ना, थावरा, जैसे शनिवार को थावोर बोलते हैं, है ना, वागड़ी में, तो थावरा हो गया। रविवार को हो गया तो रविवार को वागड़ी में दीतवार बोलते हैं, तो दीता हो गया। इस टाइप के नाम होते थे। वागड़ी में सारे कास्ट के लोग सांकली चांदी की एक कुछ लेयर्स की माला टाइप की होती थी, वो पहनते थे, और मंडकों वाली बजंटी पहनते थे सभी कास्ट के लोग। फिर धीरे धीरे सिनेमा का असर देखो आप, घर घर में टीवी आ गए, तो उनको देख करके 9 लखा हार भी हो गया, मंगलसूत्र भी हो गए। तो इस टाइप की संस्कृतिकरण होता रहता है। ये तो नाम का भी ऐसे ही हुआ होगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि राम जो शब्द हैं उसको सेपरेटली हिंदू से जोड़ करके देखा जाए, ऐसा नहीं है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ, उससे पहले भी मेरा ये मानना है कि राम नाम प्रचलित होगा, बहुत फेमस रहा होगा, बहुत ही पवित्र माना हो गया, तब जा करके राजा दशरथ जी ने उनके बेटे का नाम ये राम रखा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि उसी टाइम पे ही ये इजाद किया गया या कोई आकाशवाणी हुई कि इनका नाम राम रखा जाए, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। पहले से सनातन में ही रखा गया, क्योंकि उस टाइम कोई धर्म थे नहीं पहले। सनातन जो संस्कृति है उसको हिंदू से ही जोड़कर देखना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं विश्व में, वो धर्म जब नहीं थे तब सारे विश्व में लोग एक ही परंपरा, एक ही रीति रिवाज, एक ही संस्कृति को मानते थे और निराकार परमात्मा की उपासना करते थे, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं करते थे, है ना। फिर धीरे धीरे अलग अलग धर्म हुए, लोगों ने अपने अपने धर्म के मतलब अनुयायियों की संख्या बढ़ी, तो उन्होंने अपने एक सेपरेशन पैदा किया कि भाई हम इसी धर्म के हैं, हम ही सबसे ऊंचे हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ है, आप नीचे हो, इस टाइप की सेपरेशन की भावना है। लेकिन पहले आप इमेजिन खुद करिए। और दूसरा मैं समझती हूँ कि राम जो नाम पवित्र है वो परमात्मा का नाम रहा होगा,
ईरान में एक जगह रामसर नाम की है, हम्म, रामसर नाम है। शायद वो दुनिया की पहली आर्द्रभूमि वेटलैंड है। और मैंने मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ा, तो मिस्र के राजाओं की जो उपाधि है वो फराओ है, लेकिन उनके नाम भी रामस फर्स्ट, रामस सेकेंड, रामस थर्ड ऐसे होते थे। जी, तो मैंने उसको कोरिलेट किया कि राम शब्द बहुत पवित्र शब्द रहा होगा, और वो धर्म से पहले, हिंदू धर्म नहीं था, क्रिश्चियन धर्म नहीं था, उससे पहले से प्रचलन में था और बहुत ही पवित्र नाम रखा हो गया होगा। जी। तो ये नामों का आपने एक बड़ा सटीक मुझे लगता है कि जवाब दिया है, जो अब एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हाँ, करेगा। जैसे आपका नाम किंजल है, मेरा नाम संगीता है, तो ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए उसी टाइम ये इजाद किया, हाँ, पहले से चला पहले आ से रहा चला था। आ रहा है। हाँ। जी। तो हमारे यहाँ पे राम को मानने वाले अलग है कि अयोध्या के राजा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं, कुछ निराकार परमात्मा को राम के नाम में मानते हैं, जैसे कबीर परंपरा में। जी, तो उस रूप में भी राम का नामकरण हुआ होगा ऐसे समुदाय में। बिल्कुल। इसके अलावा हम देखते हैं, क्योंकि हम कल्चरल रेफरेंस पे बात कर ही रहे हैं, कल्चर पे बात कर ही रहे हैं, तो आदिवासी जो समाज है वो किसे पूछता है, किसे मान रहा है? देखो, आदिवासी समाज है वो पहले जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एसटीसी लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था कि भी हमें भी मंदिरों में जाने दिया बिल्कुल। जाए। पहले अनुमति नहीं थी मंदिर में जाने की। तो आप उस चीज़ को लेकर के अगर देखोगे, तो जब कानूनी रूप से मान्यता मिली कि हाँ ये लोग भी मंदिर में जा सकते हैं, तो उसके बाद ही मंदिरों में जाना, व्रत उपासना करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना उन्होंने शुरू किया होगा। उससे पहले वो जंगलों में रहते थे, तो प्रकृति की पूजा करते होंगे। और दूसरा, मातृ पूर्वजों की पूजा करते हैं, वो जो अपने घर के लोग जिनका देहांत हो गया है, तो उन्हीं के नाम का पत्थर, जिसको सीरा बोलते हैं, उसकी स्थापना करके वो पूजा पाठ करते थे। और दूसरा, निराकार परमात्मा, कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम बोलते हैं ना ऊपर वाला जाना है, हर कोई बोलता है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा, जब संकट में होगा ना तो उसका सिर ऊपर जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो मैं क्या आध्यात्मिक भी हूँ, धार्मिक बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आध्यात्मिक बहुत हूँ मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी वो बॉडी नहीं है, बॉडी के अंदर मैं जो बोल रही हूँ, है ना, तो वो बोलने वाला जीव कहते हैं या आत्मा कहते हैं। तो आत्मा को पता होता है कि हम कहाँ से आए हैं, तो उसका कनेक्शन अपने आप ऊपर की तरफ जाता है। तो हम यहाँ पर कितने ही युग पुरुषों को, चाहे जो भी धर्म के प्रवर्तक हैं उनको मान ले, लेकिन वो भी उसी परमात्मा की संतान है जैसे हम हैं वो। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, अच्छे उपदेश दिए हैं, उनका जीवन जो है बहुत आदर्श रहा है, तो हम उनको मनुष्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, इसलिए उनको हम देवी देवता मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा तो ऊंची चीज़ है, हम सभी उनकी संतान हैं जी। तो ये धर्म का जो डिफरेंसेस है कि हम इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, मैं इसमें बिलीव नहीं करती। इससे थोड़ा सबसे पहले इंसान होना, आपके अंदर इंसानियत हो, वो सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करें कि अभी जो टीएसपी एरिया है, वागड़ जो क्षेत्र है, वहाँ से काफ़ी घटनाएं ऐसी आ रही हैं जो पत्थरबाजी की जो हैं, और इस सब को आप किस तरह से देखती है कि वहाँ के जो, और ख़ासकर आप देखेंगे कि बहुत टीनेज जो लोग हैं, बहुत युवा अवस्था के जो लोग हैं, वो इस सब में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद इन चीज़ों पर राजनीति भी काफ़ी होती है, एक पार्टी विशेष को टारगेट कर लिया जाता है जब भी पत्थरबाजी जैसी घटनाएं होती हैं। इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या लैग कर रहा है कि इस तरह की घटनाएं वहाँ हो रही हैं? देखो, राजनीतिक बयानबाजी क्या होती है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि बयानबाजी क्या है वो अपने ही तरीके से होती है कि अपनी बात को सही रखने के लिए, मैं उसमें नहीं पढ़ती। एक्चुअल में देखा जाए, जब से सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हुए हैं, तो मैंने खुद ने मेरे कज़िन के मोबाइल में, जब वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देख रहा था, तो मैंने देखा तो वो हरियाणवी सॉन्ग देख रहा था। और हरियाणवी सॉन्ग को मैंने फिर देखा कि उसके अंदर क्या होता है कि उसके पास BMW गाड़ी है या अच्छी वाली बाइक है, महंगी वाली, हाथ में सिगरेट है और बोतल है और गाना चल रहा है, साथ में लड़की भी है, डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जब सॉन्ग देखते हैं, तो जब हम लोग देखेंगे ना, तो हम सोचेंगे कि भाई ठीक है, अपनी पैसा कमाने के लिए वीडियो डाउनलोड कर लिया है, सच में तो वो ऐसा जीवन जी नहीं रहे होंगे। हम इस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन वहाँ के जो टीनेजर्स हैं, उनको लगता है यही जीवन है, वो कॉपी करने लग जाते हैं उनको। अच्छा, वो फिक्शन को फिक्शन की तरह नहीं ले रहे हैं। दूसरा, उनको कानून की जानकारी होती नहीं है, उन्हें ये लगता नहीं है कि भाई हम ये सब जो कर रहे हैं, तो हमारा जीवन इससे तो मोबाइल देखने से या हरियाणवी सॉन्ग देखने से, उनको कॉपी करने से तो चलेगा नहीं। और इन सब को मैनेज करने के लिए जो हमें बाइक अच्छी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, पैसा तो वो तो करना नहीं चाह रहे। टीनेजर्स हैं वो,
और वो लगता है कि शॉर्टकट अपना लें हम। अच्छा, दूसरा उनको कानून की जानकारी इतनी है नहीं, उनको लगता है हम बच जाएंगे। तो जो पकड़े जा रहे हैं, एक बार पुलिस पकड़ रही है और उनकी वहाँ पर जिस तरीके से काउंसलिंग हो रही है, उसके बाद तो वो करेंगे नहीं। उनको समझ में आ जाएगा कि कानून नाम की भी कोई चिड़िया है। लेकिन नए नए बच्चे कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, मैं समझती हूँ कि वो समझ रहे हैं हम ये सब करके निकल लेंगे, बच जाएंगे। उन्हें ये एक शॉर्टकट लग रहा है। हाँ, ये शॉर्टकट लग रहा है। और दूसरा ये होता है ना कि जैसे पहले मोबाइल नहीं होते थे ना, तो हम लोग घर के लोग बैठ करके घंटों बातें करते थे और उसी में ही उस बच्चे को बहुत सारी एजुकेशन मिल जाती थी। हम लोगों को, जैसे मेरे दादा बोलते थे कि आप कितना ही अपराध कर लो, कितना ही झूठ बोल लो, लेकिन सच्चाई की जो प्रकृति है ना, वो ऐसी है कि वो सामने आएगी। सच की विशेषता ही है कि वो सामने आएगा। जैसे वागड़ी में एक कहावत है, पानी में परपुटी बातें करें। मतलब आप पानी के गहराई में जाके कोई क्राइम करोगे ना, तो बुलबुले आ जाएंगे और उससे पता चल जाएगा कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हुआ है। तो ऐसी कहावतें भी बोलते थे। अब बच्चे बुजुर्गों के पास बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, माँ बाप के पास नहीं बैठ रहे हैं। दूसरा, माँ बाप को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि हम अपने बच्चों को समझाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं परवरिश में लापरवाही ज़रूर होती है। अदरवाइज़ घर का सिखाया बच्चा, अच्छी एजुकेशन घर पे मिली है, उसके आसपास में कितनी ही बुरी संगति के लोग होंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेरा मानना है जी, है ना। बिल्कुल। तो घर पे एजुकेशन मिल नहीं रही है, बच्चों को कानून का डर नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो अपने आप ही डर आ जाएगा, है ना। और दूसरा, ये बच निकलने की जो प्रवृत्ति की हम बच जाएंगे, उन्हें ये समझ में आ जाए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, तो वो नहीं करेंगे। तो ये समझाइश करने वाला मैं समझती हूँ कि वहाँ तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा गाइडेंस की कमी उस तरफ। बिल्कुल। इसके अलावा इंटरव्यू के एंड की तरफ अपन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, या मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वहाँ के लोग जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा यूथ जो होगा वो आपको देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखो, मैं सभी दर्शकों को और वहाँ की स्पेशल जो बच्चियाँ हैं, मैं उनको मेरी तरफ से मैसेज देना चाहूँगी कि आपके पास में अभी सुविधाएं बहुत हैं। सरकार की तरफ से इतनी सहायता मिल रही है, छात्रवृत्ति के रूप में मिल रही है, अच्छी बच्ची परसेंटेज अच्छा बना रही है तो स्कूटी मिल रही है, कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल रही है, आपके डूंगरपुर तक कोचिंग क्लासेस पहुंच गई है। बिल्कुल। मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने कोचिंग ली नहीं, मैं और मेरा भाई जयपुर गए, वहाँ से एक पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सेट उठा के लाए और उसी को बार बार पढ़ के रिविज़न करके एग्ज़ाम दिया था। न तो यूट्यूब था और आज हमारे घर में ही कोचिंग क्लासेस है, अपने हाथ में। इसका यूज़ किस तरीके से करना है, मिसयूज़ कर रहे हैं, यूज़ कैसे करना है। मैं बच्चों से कहूँगी कि रील बनाना और दूसरे को कॉपी करना ये सब छोड़ें और मेहनत करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो किस्मत में लिखा होता है वो मिलता है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। आपको समय की कदर करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। और लड़कों को मैं कहना चाहूँगी, यूथ जो बच्चे हैं, अपने घर में काम करें, माँ बाप का सहयोग करें और खेतीबाड़ी में सहयोग दें। मैं जब भी फील्ड में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, मेरे गांव में, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, वो खेतों में काम कर रही हैं। बहुत ही कम लड़के होंगे जो मुझे काम करते मिल जाएंगे वहाँ पे। तो पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेतों में काम नहीं कर सकते हैं या खाना नहीं बना सकते हैं। मैं खुद भी घर पे जाती हूँ तो मुझे लगता है आज चूल्हे की रोटी खानी, तो मैं चूल्हे पे मैं खुद बना देती हूँ। ये बेसिक लाइफ स्किल्स है, सबको आना चाहिए। यस, मेरा भाई भी अभी वहाँ भले एमपी बन गए हैं, अभी चुनाव में टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन जब भी टाइम मिलता है वो खुद सब्जी बना लेते हैं, मम्मी को बोलते हैं या भाभी को बोलते हैं आप रोटी बना दो और निकल जाते हैं। उनको खाना बनाने का इंटरेस्ट है, जब भी टाइम मिलेगा वो खाना ज़रूर बनाएंगे। हाँ, शौक है उन्हें। यस। और पशु वगैरह है तो उधर भी चक्कर लगा के आ जाएंगे कि भाई कैसे क्या चल रहा है, इस तरीके से। तो अपने जड़ों से जुड़े रहें। आप आसमान में कितना ही उड़ जाए, आप जड़ों से कट गए तो फिर वो आपका सूखे पत्ते की तरह ज़िंदगी हो जाती है। दूसरा, मैं बच्चों को मैसेज देना चाहूँगी कि भाई अपने आपका जो जीवन है ना वो बहुत ही अनमोल है, आप उसका मूल्य समझें। ऐसा नहीं कि बाइक पे बैठे और रफ्तार पकड़ ली 100 की और आप आगे जाके एक्सीडेंट करके भगवान को प्यारे हो जाओ। अपना जीवन जो मिला है उसमें कुछ मेहनत करो, कुछ अपना गोल सेट करो और उस पर वर्क करो। जीवन बार बार नहीं मिलता। जैसे बारिश में देखते हो ना, जैसे कहीं लाइट जल रही है या गाड़ी की लाइट से, तो वो छोटे छोटे कीड़े ततैया वगैरह इतनी फास्ट आते हैं लाइट के सामने, उन्हें डर नहीं रहता है कि हम इससे टकरा के मर जाएंगे, है ना। तो हमें सोशल मीडिया पे जैसे रील्स बना रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें आकर्षित कर रही है, चाहे कितनी चीज़ें आकर्षित करें,
आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे माँ बाप के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। बिल्कुल। आकर्षित कितनी ही कर रही है, हमें उनकी तरफ, वो कीड़े मकोड़ों की तरफ दौड़ करके और मरना नहीं है उनसे टकरा करके। हमें आप समझ गए ध्यान कि मैं रखना है। संकेत के रूप में बिल्कुल, क्या कहना बिल्कुल, चाह रही हूँ। अपने बिल्कुल। जीवन का मूल्य समझे, जी। मोल समझना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज खाली दिमाग शैतान का घर। फिर खाली पत्थरबाजी नहीं की रखना सोचेगी, है। आपको रील्स बनाना और महंगे महंगे मोबाइल लाना। मेरा ये सस्ता सा मोबाइल है ओप्पो का। मैं कभी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करती कि भाई 2 साल ही कितना ही महंगा मोबाइल लाओ, आपको 2-2.5 साल चलेगा ही नहीं। मैं चाहूँ तो एप्पल का भी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन कहीं रख के भूल गए, बच्चे छोटे हैं तो क्यों ऐसे शौक रखना। जी। अपने घर पे जब सारी चीज़ें हो जाएं कि भाई हमने जिम्मेदारियाँ अपनी निभा ली हैं और आपके पास एक्स्ट्रा पे है, अमाउंट है, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ कर्जा करके, अभी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी बहनों की जो छात्रवृत्ति मिलती है, कॉलेज में हो चाहे कुछ और कर रही हो, तो भाई वगैरह बहनों से मांग भी लेते हैं, बहनें भी भाई के प्यार में दे भी देती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करें। मुझे याद है मैं 6ठी क्लास में पढ़ रही थी, मुझे 120 रुपया या ऐसे छात्रवृत्ति मिली थी, तो हमने उसमें 30 रुपये और मिलाए और 150 रुपये की हम प्रेस लाए थे, क्योंकि मेरी मम्मी सिलाई का काम कर रहे थे और प्रेस करके कपड़े देते हैं ना, तो उसमें फिनिशिंग अच्छी दिखती, तो प्रेस थी नहीं हमारे। तो इस टाइप से घर में माँ बाप को मदद करें, अपने खुद का सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें ला करके पढ़ें। मोबाइल में देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपके जीवन को बहुत अच्छे से गाइड करेगी, ऐसी चीज़ें हैं। मोबाइल का मिसयूज़ नहीं करें, यूज़ करें। हाँ, यूज़ करें अच्छे से, और घर में काम करें, मम्मी पापा को मदद करें। उनका नरेगा का जो पैसा आ रहा है कहीं और से कमा के ला रहे हैं, तो ज़बरदस्ती पैसा नहीं छीने। आपकी ज़रूरतें हैं वो माँ बाप पूरी कर लेंगे, लेकिन अगर आपको शौक़ पूरे करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये और मैं उसके वहाँ कोई के यूथ को कहना चाहूँगी, और उसके लिए कोई शॉर्टकट्स भी नहीं है, ये भी। हाँ, शॉर्टकट्स की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने, एक एज होती है, एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। अभी अपने पढ़ने का टाइम है तो आप पढ़ाई करें, आप अपने शौक अपने पैरों पे खड़े होकर के पूरा करें। ज़रूरत तो माँ बाप ने पैदा की, आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे ही। जी। हमने जो बातचीत करी, मुझे लगता है कि उसमें मोटा मोटा जो सार था वो आपसे हमें बिल्कुल मिला है। और इस इंटरव्यू से जो एक ख़ास चीज़ निकल के आई है वो यही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी और प्रायोरिटी जो आपकी फ़िलहाल होनी चाहिए वो मेरे हिसाब से सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ हार्ड वर्क है। बाकी जैसा कि उन्होंने बताया कि राजकुमार जी भी एक समय पर आप चाहते थे कि सरकारी नौकरी कर ले, लेकिन उनकी मेहनत और उनका हार्ड वर्क था कि आज वो दिल्ली में सांसद है। उसी तरह से मुझे लगता है कि वहाँ का जो यूथ है, आपका जो पॉजिटिव मैसेज है वो ज़रूर उन तक पहुँच गया होगा। आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बातचीत के लिए आए। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ करिए। मैंने मेरे भाई बहनों को कभी भी अपने हाथ से पॉकेट मनी नहीं दी। मैं मेरी मम्मी को बोल देती, मम्मी दे देते। मैं क्या उनके अभाव बना के रखना चाहती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में अभाव रहा था, तो मुझे उतनी ही तड़प हुई थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो मैं वो आग बनाए रखना चाहती थी। उनको ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि हमारी दीदी है, हमारी दीदी सब हो गया है। अब मैंने उनको क्लियर बोल दिया था कि मैं इतने साल ही इस घर में खर्च करूँगी, आपकी ज़रूरतें पूरी करूँगी, इतने टाइम तक आप लोगों को अपना कैरियर बना लेना है। एक लिमिट दी थी मैंने, 10 साल मैं आपको सपोर्ट करूँगी, इसके बाद नहीं करूँगी। और कभी भी मैंने पॉकेट मनी नहीं दी, इसलिए नहीं कि मैं देना नहीं चाह रही थी, इसीलिए कि उनको ये लगे कि दीदी कमा रही है, वो अपना दीदी का जीवन है, हमें मदद कर रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपने शौक पूरे करने, हमारी अपने जीवन को अच्छे से जीना है, तो हमें मेहनत करनी होगी, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ये मैसेज देना चाह रही थी मैं। दूसरा, कुपोषण बहुत ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में। हमारे पापा गुजर जाने के बाद में हमारे पास भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी कि हम खा करके और अच्छे तंदुरुस्त, लेकिन मेरी माता ने, हमारे घर में भैंस थी, गाय भी थी, तो वो सवेरे गुड़ का पानी बना लेते थे, गुड़ और घी का पानी, जिसको हमारे वागड़ी में काढ़ा पानी बोलते हैं, वो हमें पिला देते थे। मम्मी का ये था कि मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़े, क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए और दवाई का खर्चा मेरे पास है नहीं, और बच्चे स्वस्थ रहें ताकि पढ़ने में इनका दिमाग रहे। तो टीएसपी के जो मदर फादर हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की बचपन से जो भी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एप्पल खाओ, एप्पल तो मैं आज भी नहीं खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाओ तभी ये सेहत बनेंगे, ऐसा नहीं है। सब्जी रोटी टाइम से खाएं। और दूसरे जो नशे की प्रवृत्ति है, वो माँ बाप खुद अगर ग्रहण कर रहे हैं तो बच्चे अपने आप क्या सीखेंगे। तो जो बहुत सारी माताएं हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं, तंबाकू खा रही हैं, गुटखे खा रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि देखो, आप अपना जीवन तो आपने बिगाड़ लिया, सेहत बिगाड़ ली,
लेकिन बच्चे पे असर पड़ेगा, और ख़ास करके वो प्रेग्नेंट है और नशे कर रही हैं, तंबाकू गुटखा खा रही हैं, तो बच्चे का दिमाग डेवलप नहीं होगा। और आप उस बच्चे को सिखाना चाहोगे कि भाई ये मॉरल चीज़ें हैं, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, तो वो उसमें डिफरेंस कर ही नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा ना, आप खुद ही कर रहे जब हैं आपका माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा, आपको अच्छी और बुरी चीज़ों का कैसे आप डिफरेंसेस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों की सेहत पे ध्यान दें, जो भी वहाँ लोकल लेवल पे मिले वो टाइम से खिलाएं उनको। हाँ, जैसे आप बता रही थी आपने बहुत समय तक चाय भी नहीं पी थी। हाँ, मैंने मेरी दादाजी चाय पीते थे, तो वो बुला लेते थे बच्चों आ जाओ, तो मेरी मम्मी कहती घी पिला रहे हो क्या मेरे बच्चे को, नहीं पीनी चाय। हम काफ़ी बड़े हो गए तब हमने चाय पी, चाय का टेस्ट। तो वो एक कहीं ना कहीं कोशिश करती थी, आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखा है। हाँ, मम्मी टाइम से हमें खाना खिला देते थे जो भी अवेलेबल होता था जी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का बचपन से ध्यान रखें और बचपन से ही घर के कामों में लगाए, हेल्प छोटे छोटे काम में लगाए, तो उनका ध्यान हमारे घर को सहेज के रखना है तो वो अपनी किताबें भी सहेज के रखेगा। घर में साफ सफाई रखनी है तो अपने बदन की, अपने कपड़ों की भी साफ सफाई रखेगा, है ना। तो उसे ये अपने आप पता चलेगा कि मेरा इन्वायरमेंट साफ होना चाहिए, तो वो नशे की तरफ भी नहीं बढ़ेगा। बेसिक जो लाइफ एटिकेट्स है वो कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। अगर हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर ही दिया तो एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में है वो आपसे पूछ लेती हूँ कि अब क्योंकि जो आपके छोटे भाई हैं वो सांसद हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कई सारे एलिगेशंस आपको सुनने को मिलते हैं कि अरे इनका तो भाई है, पहुँचोगी इसलिए कुछ ऐसा, या आपके काम में मतलब कहीं ना कहीं कोई एलिगेशन आपको उनकी वजह से सुनने को मिला है कि अब ये अपने ट्रैक से हटके भी काम करती हैं तो चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले भाई जब कॉलेज में था, मैं क्या अपने गवर्नमेंट में जो नियम बनाए हैं, मेरे विभाग के जो नियम हैं उसी नियम पे काम करती हूँ। किसी के साथ पक्षपात करना ये चीज़ें मेरे में है नहीं। और स्टाफ में भी जैसे देखा है कि सभी जाति के लोग रहते हैं, तो मैं गुटबंदी करना या मेरी कास्ट को ज़्यादा अच्छा रखना ऐसा नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है और काम अच्छा है तो मैं उसकी प्रशंसा करूँगी, उसमें जाति आड़े आती नहीं है और हमें सिखाया भी नहीं गया और मैं खुद भी ऐसा नहीं करती। और ट्रांसफ़र मेरे बहुत होते थे पहले, अभी भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ कि भाई इनकी सिस्टर है या जो भी है, तो वो एक पार्ट है, चलता रहेगा। हम हर व्यक्ति की मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते, जिसको अपना अपना दृष्टिकोण होता है ना, तो जिसको अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से देखना होता हो वो उसी से देखेगा। तो वो चीज़ें तो फेस करनी है मुझे, अभी भी कर ही रही हूँ। एलिगेशंस पे कई लगते रहते हैं कि भाई हम राजकुमार जी की सिस्टर हैं तो हम इस तरीके की बात करें या उनका ट्रांसफ़र कर दें, तो वो चीज़ें चलती रहेगी, मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। बिल्कुल। वैसे भी हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते ही हैं, तो शायद ये एलिगेशंस कॉन्स में प्रभावित ही नहीं हुई इससे। मैं बहुत पहले से, हम इतने अभावों में, इतने संघर्ष में जिए हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें हम पे असर ही नहीं करती। बिल्कुल। और आप, मुझे लगता है कि उनके सांसद होने से पहले ही ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आरएस ऑफिसर है। मेरा तीसरा डिपार्टमेंट, पहले एजुकेशन में थी, टीचर थी मैं 3rd ग्रेड। इसके बाद मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रही मैं 1.5 साल तक, और अभी 2012 से इस डिपार्टमेंट में हूँ जी। तो बहुत सी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ, नए नए लोग मिले, सीखने को मिला, है ना। तो इन चीज़ों से हम बहुत परे हो गए अब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। किचन का सेट पूरा और एक बेड, मतलब बिस्तर का गद्दा, चद्दर और कंबल वगैरह पैक करके हमेशा रहता है। कभी भी जाना हमारे ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा रहता है कि इसी को रिलीव ऑर्डर समझा जाए, तो हमें अगले ही दिन वहाँ जाना होता है, तो वो तैयार रहते हैं और एलिगेशंस लगते रहेंगे, इसमें कोई उसमें आपके काम में कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आपके आने वाले जितने भी टेन्योर्स हैं उनके लिए हमारे चैनल की तरफ से और दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मैसेजेस यूथ तक पहुँचाने की कोशिश करी वो हम हमारे चैनल के थ्रू पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे और इम्प्लीमेंट हो अगर ये चीज़ें वहाँ पर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए भी कि अगर उस तरफ से, उस बेल्ट से, उस एरियाज़ से, जो बहुत रूरल एरियाज़ है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से कुछ लोग अगर आगे आते हैं तो वहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि जहाँ से हम आए वहाँ से आगे और भी लोग आ रहे हैं। इस इंटरव्यू के बारे में, इस बातचीत के बारे में आप कुछ भी लिखना चाहें, कुछ भी कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे भी अगर इस तरह की जितनी भी नई चीज़ें हैं, इंटरव्यूज़ हैं, खबरें हैं, वो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। झलको मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल, हमारे साथ संगीता जी, शंकर रौत और कैमरा पर्सन सानिया।